गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फीवर के बारे में बात करेंगे। ये आज का लेक्चर पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के काम के लिए होगा। हम सब लोग जानते हैं कि फीवर बहुत ही कॉमन सिम्टम है और बहुत कॉमन होने के बावजूद भी इसको डायग्नोस करना, इसको ट्रीट करना बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है। बहुत बार समझ में नहीं आता कि एंटीबायोटिक्स कब शुरू करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, कब बच्चे को एडमिट करना चाहिए, कब वेट करना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सारे टाइप के फीवर जो जिसमें पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन वगैरह, उस पर तो कई सारी किताबें हैं, उसको एक लेक्चर में कवर करना कठिन होगा। लेकिन जो एक्यूट फीवर है, कुछ दिनों का फीवर है, खास करके जो हमारे ओपीडी प्रैक्टिसेस में आते हैं या फिर जो पेरेंट्स बहुत बार फेस करते हैं, उसके लिए हम आज का वीडियो करेंगे। शुरुआत में हम इसकी क्या कारण होते हैं, इसको समझना कैसा है, कौन सा फीवर किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके टाइप्स क्या है, इसके बारे में समझेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे और सबसे आखिरी में कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में या डे टू डे की प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीवर के ग्रेड्स क्या है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमको पता है कि ये 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब अगर आप एक्जिला में टेम्परेचर लेते हैं, ओरल कैविटी का टेम्परेचर लेते हैं या रेक्टल कैविटी में टेम्परेचर लेते हैं, तो हर एक का टेम्परेचर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। सिंपल भाषा में अगर याद रखने के लिए अगर हम देखेंगे तो ओरल कैविटी का टेम्परेचर एक्जिला से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहेगा और रेक्टल टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो वो ओरल कैविटी से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहेगा। अभी इसमें हम डायurnal वेरिएशन भी देखते हैं। सवेरे के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर कम रहता है और शाम होते होते ये बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये डायurnal वेरिएशन भी होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं जो माइल्ड फीवर है वो शाम के टाइम पे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ये हर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायग्नोसिस रह सकता है। अब माइल्ड फीवर कब बोलेंगे? जब ये 99 to 100 के बीच में रहेगा। अब ये माइल्ड, मॉडरेट, हाई ग्रेड फीवर क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें थोड़ा सा क्लू देता है डायग्नोसिस के लिए। तो जब भी माइल्ड फीवर कब बोलेंगे हम? जब 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। मॉडरेट फीवर हम 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। हाई फीवर हम 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहेगा और हाइपरपायरेक्सिया को हम मोर देन 105 के ऊपर बोलेंगे। अब ये सेल्सियस में भी इसकी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पर वो अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हम सिर्फ फ़ारेनहाइट लेके चलेंगे। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हमारे डायग्नोसिस या अप्रोच में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बुखार आता क्यों है, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, वो समझ लेते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से हमको कॉजेस समझेंगे, उसी के हिसाब से हमें समझेगा कि पर्टिकुलर डिसीज़ में एक पर्टिकुलर पैटर्न क्यों आता है, और तभी हमको उसे रटना नहीं पड़ेगा, हम उसको समझ के याद रख सकेंगे। हमारे शरीर में एक थर्मोस्टेट नाम का एक सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस में। इसका काम क्या होता है? ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फीवर में क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट बॉडी के टेम्परेचर को हायर लेवल पे सेट कर देता है, जिसके कारण से बॉडी फिर उस टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करती है। ऐसा बॉडी क्यों करती है? उसके कई कारण हैं। बहुत से जो मेन कारण हमने समझा था कि फीवर का है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में कुछ वायरसेस है जो शरीर में जब आ जाते हैं तो बॉडी उसको सेंस करती है और थर्मोस्टेट को हायर लेवल पे सेट कर देती है। अब हायर लेवल पे टेम्परेचर सेट होने के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बढ़ने के लिए बॉडी वॉसोकंस्ट्रिक्शन करेगी, जिसके कारण से जो स्किन का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्किन को सप्लाई कम हो जाएगा, तो हमें थोड़ी सी ठंड लगेगी, तो हम थोड़े से और कपड़े पहन लेंगे या कुछ ओढ़ लेंगे, तो इसके कारण से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। साथ ही साथ जो बॉडी में से हीट लॉस है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को शिवरिंग होती है या फिर राइगर्स आते हैं। राइगर्स में क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हीट को जनरेट करते हैं, और बहुत बार फिर ओरल म्यूकोसा थोड़ा सा ड्राई दिखता है और बाकी चेंजेस भी आते हैं। अब ये इतना सा बॉडी क्यों कर रही है? फीवर लाने की ज़रूरत क्या है और हम फीवर को दबाते क्यों है फिर? तो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी कोशिश कर रही है कि जो इन्फेक्शन शरीर में आया है उसको बढ़ने से रोका जाए। तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें हम फैगोसाइटोसिस और बाकी सारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सारी चीज़ें बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा, हायर टेम्परेचर में वायरस का रेप्लिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, और कई बार ये जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है आप उसको दवाइयाँ दे के भी उसको कम नहीं कर पाते। तो जो फीवर है उसमें हमको एक वर्ड आता है, वो है पायरोजेंस। पायरोजेंस मतलब ऐसी चीज़ जो बुखार लगती है। पायरेक्सिया,
से रिलेटेड ये पायरो करके फीवर, तो जिससे बुखार आता है, ऐसे कुछ चीज़ें शरीर में होती है। उसमें या तो वो एक्सट्रिंसिक रह सकती है, मतलब बाहर से आई हुई, या तो इंट्रिंसिक, मतलब शरीर के अंदर ही वो बनी हुई है। एक्सट्रिंसिक में आसान है, वायरस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन एक्सोजीनियस है, या फिर कोई ड्रग्स भी हो सकता है। एंडोजीनस मतलब क्या है कि ये शरीर के अंदर ही बन रहे हैं। अब शरीर के अंदर से पायरोजेंस कहाँ से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, जो बॉडी के कुछ सेल्स है उसके अंदर डीएनए होते हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये बॉडी को एक्सपोज नहीं है, बॉडी इनको एक्सपोज नहीं, क्योंकि ये सेल के अंदर है, लेकिन किसी कारण से ये बाहर आ गए। फॉर एग्जाम्पल एसएलई में क्या होता है कि डीएनए जो है उसके एंटीजेंस बॉडी को एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर कोई बोन मैरो का फैट है, फ्रैक्चर हो गया और वो ब्लड के अंदर आ गया, या फिर कहीं पे कोई क्लॉट बन गया। जब क्लॉट नेचुरल थिंग नहीं है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर बन गया तो वो उसको बॉडी सेंस करेगी एज अ पायरोजन और फीवर इनिशिएट करेगी। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट सेल्स है वो इतने ज़्यादा म्यूटेंट हो जाते हैं कि बॉडी उसको सेंस नहीं कर पाती कि ये अपने ही सेल्स है जो म्यूटेंट हो रहे हैं, और बॉडी उसको पायरोजन कंसिडर करके फीवर शुरू कर देगी। तो फीवर इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर पायरोजन्स है। तो जब भी पायरोजन्स आते हैं तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इंटरल्यूकिन हैं, ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, और इसके कारण से बॉडी का जो थर्मोस्टैट है वो हायर लेवल पे आ जाता है। हायर लेवल पे आने के कारण बॉडी हर कोशिश करके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, जिसके कारण से हमें बुखार आता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसके कारण से हमको हाथ पैर में दर्द लगता है ना। हम बहुत बार बोलते हैं कि बुखार है, या फिर बहुत बार बोलते हैं कि एक रस रशी सी है, एक हाथ पैर दर्द दे रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स है ये भी इसी इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं इनके कारण से होता है। इसके अलावा इसी के कारण से आप देखोगे कि भूख थोड़ी सी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती बच्चों को, या फिर ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के कारण थोड़ी सी रैश आ सकती है और वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। ये सारे सिम्टम्स ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के कारण है। तो फिर हम फीवर को दबाते क्यों? हम फीवर को दबाते हैं ये जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम करने के लिए। बुखार शरीर के लिए बहुत बार लाभदायक रहता है। अब बुखार के कुछ नुकसान है क्या? किसी किसी स्टेज में हाँ, अगर समझो किसी को अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ है और उसको फीवर के कारण बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो गया तो उसका कार्डियक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कुछ बच्चे हैं जैसे जिनमें फिब्राइल कन्वर्जन्स आते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक में समझा था, तो फिब्राइल कन्वर्जन प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तीसरा, बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ सकती है। ऑलरेडी किसी को समझो बच्चा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है या बीमार है या डिहाइड्रेटेड है, उसमें फीवर भी आ गया तो और टैकीकार्डिया बढ़ गया और मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ गई तो बच्चा डिटोरिएट हो सकता है। तो ये ऐसे कंडीशन में बुखार बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज अगर एक बच्चा है जो थोड़ा खा पी रहा है, खेल भी रहा है बीच बीच में, तो ऐसे कंडीशन में बुखार शरीर में तकलीफ नहीं देता। अब वो जो फेब्राइल कन्वर्जन है वो हर बच्चे में आता गया? नहीं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, सर इसका बुखार तेज हो गया तो दिमाग में चला गया। हर बार फेब्राइल कन्वर्जन्स नहीं आते। किसी किसी बच्चे में बुखार में कन्वर्जन्स आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी ऐसी हिस्ट्री है तो उसको पैरासीटामॉल देके और फ्रीजियम जो हमने समझा था कि क्लोबाज़ाम दवा देके उसको कंट्रोल करना है। लेकिन हर बच्चे को हम झटके ना आए इसके लिए दवा नहीं दे सकते। और किसी किसी बच्चे में जो बोलते हैं कि बच्चे को बुखार आया दिमाग में चला गया, वो मेनिंजाइटिस रह सकता है। उसको हम समझेंगे कि कैसे उसको डिस्टिंग्विश करना है, कब उसको कंसिडर करना है, कब नॉर्मल वायरल फीवर को कंसिडर करना है। अब ये टाइप्स ऑफ फीवर क्या है? टाइप्स ऑफ फीवर में हम देखेंगे कि उसका पैटर्न कैसा है, उसके हिसाब से भी हमको कुछ क्लूज मिलते हैं। और ये समझना ज़रूरी है, इसको रटना ज़रूरी नहीं है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेंगे, लेकिन हमको समझना है कि हम डायग्नोसिस तक के कैसे पहुंच सके और कब सस्पेक्ट, क्या चीज़ सस्पेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, पहला टाइप है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फीवर मतलब क्या रहता है कि पेशेंट का जो फीवर है वो नॉर्मल चल रहा था, अचानक से फीवर बढ़ता है, वो कंटिन्यूसली एक लेवल पे चलता है, 2 दिन चलता है और 2 दिन के बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये टिपिकल पैटर्न रहता है। अब वो टिपिकल मतलब कंटिन्यूस मतलब कॉन्स्टेंटली 102 का पकड़ के चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो बीच बीच में थोड़ा सा डिप हो सकता है ना, वो ऐसा जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, लेकिन वो 2 दिन कंटिन्यूस, 1.5 से 2 दिन कंटिन्यू बनता है, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। अब टिपिकल हिस्ट्री क्या देंगी कि साहब कल तक के एकदम अच्छा था, अचानक से बुखार आया और बहुत तेज़ हो गया, कम ही नहीं हो रहा है, दवाई दे रहे हैं फिर भी कम नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा कम होता है दवा देने के बाद फिर से चढ़ जाता है,
और ये फिर ऐसा 2 दिन पैटर्न चलता है, 2 दिन के बाद में ये हो जाए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये फीवर है, ये डेंजर है, या फिर इसके लिए अपन वेट कर सकते हैं? तो जो टिपिकल ये जो पैटर्न हमको मिलता है ये वायरल में मिलता है। ये वायरल फीवर में पैटर्न हमको कैसा मिलेगा कि पेरेंट बताएंगे कल तक के एकदम अच्छा था साहब, अचानक से शाम को बुखार आ गया और बुखार एकदम तेज हो गया। पैरासीटामोल भी देते हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बाद में वो बढ़ जाता है। आप बोलोगे कि बच्चा खा पी रहा है क्या? हाँ साहब, बुखार उतर जाता है तो खाता है, और देखो इतने बुखार में भी मस्ती करता है। अगर बच्चा बुखार में भी खेल रहा है तो इसके वायरल के चांसेस ज़्यादा है। अब कब वायरल नहीं कंसिडर करना है, कब उसको इमीडिएटली अटेंशन देना है, वो हम डेंजर साइन में समझेंगे, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हाई ग्रेड फीवर आएगा कुछ दिन के लिए, 1.5 से 2 दिन के लिए टिपिकली रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक हम राह देख सकते हैं, उसके बाद में बुखार उतरने लगता है। लेकिन कभी कभी बुखार जाते वक्त थोड़ा सा स्पाइक और आता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत बार ये स्पाइक जब आता है तो लोग उसमें एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं। यूजुअली ये एकदम छोटा स्पाइक रहता है, मतलब 100 वगैरह रहेगा। अगर ये डिप होके फिर से ऊपर चढ़ता है तो देन येस, आपको इन्वेस्टिगेट भी करना जरूरी है और हो सकता है बच्चे को एंटीबायोटिक भी लगे। लेकिन ये टिपिकल पैटर्न वायरल फीवर का है, कंटिन्यूस फीवर रहता है। अब कुछ फीवर है जो कमी नहीं होते और कंटिन्यूस चलते रहते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी रहता है। बहुत बार ये आपके अदर पैटर्न में आ सकता है जिसमें टाइफाइड भी इंक्लूड है। टाइफाइड में उन्होंने एक टिपिकल पैटर्न बोला है जिसको बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। मतलब बुखार आया, चढ़ा, फिर नेक्स्ट डे चढ़ा, लेकिन थोड़ा और चढ़ा और चढ़ा, और इस प्रकार से वो रहता है, और फिर बाद में वो धीरे धीरे कम भी होने लगता है। तो ये इस टाइप का पैटर्न उन्होंने टाइफाइड में बताया गया है। लेकिन बहुत बार अभी ये पैटर्न नहीं मिलता क्योंकि हम उनको पैरासीटामोल देके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन एक हमको याद रखना है कि स्टेप पैटर्न नाम का फीवर टाइफाइड में आता है। अब दूसरा टाइप है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या है? इंटरमिटेंट में हम देखेंगे कि ये बुखार आता है, कुछ देर के लिए रहता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, फिर हो सकता है दूसरे दिन टेम्परेचर आए या सेम डे आपको इवनिंग में फिर से टेम्परेचर आए। तो इस प्रकार का फीवर आता है। हमने देखा कि हाई ग्रेड फीवर आया या फिर लो ग्रेड आया और फिर वो बेसलाइन को टच हो गया, कुछ देर के लिए बेबी ठीक रहा और फिर से आया। ये मोस्ट कॉमन फीवर है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन है या फिर किसी टाइप का इन्फेक्शन है तो हमको ऐसा फीवर मिलता है। इसमें अगर हाई ग्रेड जा रहा है तो चांसेस है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर अडल्ट में कुछ और टाइप के इन्फेक्शन इसमें रह सकते हैं। स्टार्टिंग में सब जो पायरोजेनिक इन्फेक्शन हम बोलते हैं वो इसके कारण से प्रेजेंट हो सकते हैं। अब उसको भी अलग अलग लोगों ने नाम दे दिए कि एक दिन में 2 स्पाइक आया तो क्या बोलने का, दिन में एक बार स्पाइक आएगा तो क्या बोलने का, पर वो ओवरऑल देखे तो सारे के सारे ये इंटरमिटेंट फीवर की कैटेगरी में आएंगे। तीसरा आता है रिमिटेंट। रिमिटेंट में क्या होता है कि फीवर बेसलाइन को टच करता ही नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूस फीवर हुआ। लेकिन नहीं, कंटिन्यूस फीवर में जो फ्लक्चुएशन है वो 1 डिग्री से कम होता है। लेकिन जो रिमिटेंट फीवर है वो चढ़ता है, उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है और फिर वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा ये बेसलाइन को टच भी नहीं कर रहा, ये लाइन को, और दूसरा ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इसमें। तो इसको जो फ्लक्चुएशन है वो मोर देन 1 डिग्री रहता है और ये भी पायरोजेनिक इसमें रहता है। लेकिन अंडरलाइन कुछ ऑलरेडी एब्सेस उसको हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है पेट में कोई एब्सेस हो, हेपेटिक एब्सेस हो, या फिर अपना गॉल ब्लैडर के अराउंड कुछ एब्सेस हो, या पेट में कोई एब्सेस कलेक्टेड हो गए हो। तो जो बॉडी के अंदर एब्सेस कलेक्टेड है उसके ऊपर ये फीवर स्पाइक्स आ सकते हैं। इसका एक टाइप है जिसको हेक्टिक या सेप्टिक भी बोलते हैं, उसमें मोर देन 5 डिग्री का आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा और हाई ग्रेड फीवर रहेगा, फिर कम भी हो जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा बेसलाइन को। तो ये भी एक टाइप है जिसको हम रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। ये इसको हम रेमिटेंट फीवर बोलेंगे, रिमिटेंट। तो ये हमको बेसलाइन कुछ अंदर में इन्फेक्शन है उसके ऊपर भी फीवर स्पाइक आ रहा है, कभी बेस को टच नहीं कर रहा है लेकिन मोर देन 1 डिग्री का इसमें फ्लक्चुएशन रहेगा। एक होता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर मतलब 100 के ऊपर नहीं जा रहा पर चल रहा है, रात में शाम में थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये अंडरलाइंग लो ग्रेड विरुलेंस वाला इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है उसमें ऐसा हो सकता है। और टिपिकली पेशेंट बोलता है कि साहब हल्का हल्का बुखार रहता है, शाम को थोड़ी सी ठंड लग के बुखार थोड़ा सा बढ़ जाता है और बाकी जो सिम्टम्स है वो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड रहेंगे, फीवर का बस इतना ही हिस्ट्री। तो ये एक तरफ से हो सकता है। एक रिलैप्सिंग फीवर है। रिलैप्सिंग फीवर मतलब क्या है? बच्चे को फीवर आया,
और वो रहा थोड़ी देर, फिर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बच्चा एकदम नॉर्मल रहा, फिर से एक स्पाइक रहा। बच्चा मतलब कोई भी पेशेंट, इसमें अडल्ट में भी आ सकता है। तो बीच में 1 या 2 दिन 3 दिन बच्चा एकदम नॉर्मल रह सकता है और फिर से एक स्पाइक्स आता है। ये कब हो रहा है? ये इसके 2 पैटर्न उन्होंने, ये मलेरिया में टिपिकल दिखता है। जैसे अगर 3rd डे आ रहा है तो उसको टर्शियन फीवर बोलते हैं, इसको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स रहेगा, या फिर एवरी 4th डे आ रहा है तो उसको क्वार्टन फीवर बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया में रहेगा। तो जो एरिया में मलेरिया है, खास करके मुंबई में बोलो या फिर हमारे यहाँ पे गढ़चिरौली की तरफ हो, तो ये मलेरिया आपको सस्पेक्ट करना है अगर फीवर पैटर्न इस तरीके से आता है तो अभी ये क्यों आ रहा है 3-4 दिन? क्योंकि वो जो मलेरिया के पैरासाइट्स हैं उनका लाइफ साइकिल ऐसा है, वो रेड सेल्स अंदर के अंदर डेवलप होते रहते, मल्टीप्लाई होते रहते और वो एकदम से फिर बर्स्ट करके रिलीज होते हैं। तो जो वाइवैक्स की है वो 3रे दिन रिलीज होती है और जो मलेरिया की है वो 4थे दिन रिलीज होते हैं सारे पैरासाइट सेल के अंदर से। और इसलिए फिर जब पैरासाइट्स ब्लड के अंदर आते हैं तो बॉडी उसको एज अ पायरोजन कंसिडर करती है और उसके ऊपर फिर आप बॉडी एक्ट करके फिर उसमें पायरोजन्स के कारण पेशेंट को फीवर आता है। तो इसलिए इस प्रकार से पेशेंट का फीवर पैटर्न हमको मिलता है। एक रहता है अंड्यूलेंट। अंड्यूलेंट तो एक स्पेसिफिक टाइप है, बहुत से बुक में नहीं दिया है, कहीं कहीं पे दिया हुआ है। ये भी एक टाइप रहता है, हमको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ दिन के लिए बच्चे को फीवर आता है, कुछ दिन के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ दिन के लिए कुछ भी नहीं रहता। तो अगर ये हॉजकिंस लिम्फोमा में एक पर्ल एब्स्टिन नाम का फीवर रहता है जो अंड्यूलेंट टाइप का है। इसमें क्या रहेगा कि पेशेंट को स्टार्टिंग में बुखार चढ़ेगा और फिर वो बुखार कुछ दिन के लिए रहेगा और फिर अगले कुछ दिन के लिए वो कम हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं 3 दिन के लिए रहेगा, 3 दिन हाई ग्रेड रहेगा, 3 दिन लो ग्रेड हो जाएगा और अगले 9 दिन वो नॉर्मल रहेगा। तो इस काइंड का आपका भी फीवर कभी कभी आता है जिसको पर्ल एब्स्टिन कहता है। ये हॉजकिंस लिम्फोमा में रह सकता है। अब ये भी पायरोजेंस के कारण होता है क्योंकि हॉजकिंस लिम्फोमा में वो सेल इतने म्यूटेंट हो जाते हैं कि बॉडी उसको अपने कंसिडर ही नहीं करती। वो समझती है कि फॉरेन बॉडी है, पायरोजेंस है और वो उसके कारण से उनको फीवर रिलीज करती है। अब ड्यूरेशन ऑफ फीवर के हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लेस देन 3 डेज है तो मोस्टली ये वायरल फीवर रहेगा जो हम रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं। फ्लू रह सकता है या फिर थोड़ा कॉमन कोल्ड रह सकता है, वो 3 दिन में सेटल हो जाता है। 3 से 14 दिन का जो बुखार है वो पायोजेनिक रह सकता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण रह सकता है। इसमें वायरल में हम देखेंगे डेंगू आता है जो 5 से 7 दिन का इसका साइकिल है। उसके बाद में हेपेटाइटिस आता है, हेपेटाइटिस ए, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। मोर देन 14 डेज जो फीवर है वो मोस्टली उनके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इन्फेक्शन में हम ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं, इसमें वायरल में साइटोमेगालोवायरस या हिस्टोप्लाज्मोसिस या फिर HIV ये रह सकते हैं। मलेरिया रह सकता है या फिर कोई इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन रह सकता है। नॉन मैलिग्नेंट कॉजेस इस कैटेगरी में हम ज़्यादा देखेंगे क्योंकि पहले इसमें हम उसको कंसिडर नहीं करते, उसको हम मोर देन 14 डेज में ही उसके लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो ऑटो इम्यून डिसीजेस है, SLE है या फिर एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के है, या फिर इसमें हम देखेंगे कि मैलिग्नेंसी आती है या फिर कुछ इन्फेक्शिव कॉजेज आते हैं जो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के, जिसमें टाइफॉइड आएगा, ब्रूसेला आएगा, टॉक्सोप्लाज्मा आएगा, या फिर हम देखते हैं कि स्क्रब टाइफस आता है। तो ये टाइप के फीवर इसमें आते हैं। तो आपने अगर एक चीज़ नोट की होंगी कि जो मोर देन 14 डेज के जो हम डायग्नोसिस बना रहे हैं उसमें बैक्टीरिया के नाम से डायग्नोसिस दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हम URI, LRTI, UTI है ना, इस टाइप के डिसीज़ के हिसाब से नाम देंगे। तो ये जो मोर देन 14 डेज वाले हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेट हो चुका है और मोर देन 7 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसमें ऑलरेडी सारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, फिर भी फीवर नहीं पकड़ में आ रहा, कारण पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन बोलते हैं। अब कुछ किताबों में उन्होंने देखा है कि मोर देन 14 डेज विदाउट इन्वेस्टिगेशन, कहाँ पे मोर देन 21 डेज विदाउट इन्वेस्टिगेशन, उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन बोला है। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें कि 14 दिन से अगर ज़्यादा है तो उसको हम PO बोल सकते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, और इसका कॉजेस टोटली अलग है जैसा हमने अभी डिस्कस किया। कभी इसको हम डिटेल में दूसरे चैप्टर में समझेंगे। आज हम ये जो 2 ड्यूरेशन है, लेस देन 3 डेज और 3 to 14 डेज पे फोकस करेंगे। अब बुखार में जैसा हमने समझा था कि कब समझेगा कि ये नॉर्मल बुखार है या फिर ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, तो उसके लिए हमको रेड फ्लैग साइंस समझने होंगे। रेड फ्लैग साइंस मतलब कुछ ऐसे साइंस है जो हमको देख के समझना है कि हाँ, ये बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको अटेंशन देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले है कि अनकॉन्शियस हो गया बच्चा या कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसको कन्वल्जन्स आ रहे हैं या अल्टर्ड मेंटल स्टेट में,
साहब बहुत बहकी की बातें कर रहा है। ये कभी कभी किसी किसी पेशेंट में नॉर्मली भी बुखार में होता है कि सर ये बड़बड़ बहुत करता है बुखार में, लेकिन जैसे बुखार उतर जाता है ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसा रहता है कि वो पेशेंट का फीवर थोड़ा उतरने के बावजूद भी वो अल्टर्ड स्टेट में रहता है और प्रोलॉन्ग देर के लिए रहता है। जैसे 4-5-6 घंटे से हो गया साहब ये बराबर से बात नहीं कर रहा, आवाज़ दे रहे तो सुन नहीं रहा, और उसका लुक भी अपने को दिखेंगे जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा आजू बाजू को। तो ये अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, ये रेड फ्लैग साइन है। ये पेशेंट को आपको डिटेल में एवेल्युएट करना है, इसको घर नहीं भेजना। दूसरा पेशेंट रहता है कि जिसको बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने ऑस्कल्टेट करके देखा, फीवर के साथ में हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। 101 का बुखार है लेकिन हार्ट रेट उसका 150-160 के ऊपर जा रहा है, और कोई अगर छोटा बच्चा है तो 180 के ऊपर जा रहा है, तो ये डेंजर साइन है। इसको भी आपको इवेल्युएट करना है। हो सकता है आप इसको एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको बोलेंगे कि हाँ इसको पैरासीटामोल की दवा दो, इसको बिठाओ और आधे एक घंटे के बाद मेरे को फिर से दिखाओ, जैसे ही बुखार कम होता है मैं इसको रीइवेल्युएट करूँगा। इसको घर नहीं भेजना। तीसरा टकेपनी है, बहुत ज़्यादा तेज है। आप ऑस्कल्टेट करो तो चेस्ट में रोंका रख सकते हैं, क्रेपिटेशंस रह सकते हैं, हो सकता है ये LRTI हो। इसको भी आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं अदरवाइज ठीक है, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, तो शाम को फिर से बुलाओ, फिर से इवेल्युएट करो, लेकिन इसको रिलैक्स नहीं करना। इनको बोलना नहीं कि सब ठीक है करके, इनको बोलना है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, अगर फीडिंग कम करता है, बाकी सारी चीज़ें करता है तो आपको लेके आना है। इसके अलावा कोई पेशेंट बहुत ही पेल दिख रहा है मतलब पेशेंट शॉक में है, इसको इवेल्युएट करो, उसका हार्ट रेट देखो, उसका BP देखो, इसको इवेल्युएट करो, ज़रूरत पड़ी तो ब्लड टेस्ट भेजो। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बोलता है कि साहब खा ही नहीं रहा है, इसको कल से बुखार है, कल से खा नहीं रहा है, बच्चों में कम खाना ये साइन है कि वो अच्छे नहीं है, उनको तकलीफ़ है। बड़ों में बहुत बार बुखार के साथ एनोरेक्सिया रहता है, वो खाते नहीं लेकिन पानी पीते रहते हैं, जो हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बोलते हैं कि कुछ खा नहीं रहा, आप अगर डिटेल में पूछोगे तो बोले हाँ माँ का दूध पी रहा है, ऊपर का नहीं खा रहा, तो माँ का दूध भी पी रहा है तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। और वो बच्चा पेशाब कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, मतलब उसको जो हाइड्रेशन मिलना चाहिए, जो उसको जाना चाहिए वो जा रहा है। और साथ ही अगर बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा तो हो सकता है वो सुस्त हो, और जो हमने समझा था कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है वो हो, तो उसके हिसाब से भी उसको इवेल्युएट करो। तीसरा रहता है सब कुछ खाए तो वो वॉमिट कर देता है, एंटीएमेटिक देने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो भी एक डेंजर साइन है, आपको उसको इवेल्युएट करना चाहिए। तीसरा, अगर एपिडेमिक चल रहा है, खास करके डेंगू का एपिडेमिक है, तो डेंगू का हिस्ट्री हमको पता होना। अगर समझो सीज़न है डेंगू का अगस्त से लेके अक्टूबर तक के, ये पीरियड में हाई ग्रेड फीवर के साथ आया, बॉडी एक बता रहा है आंखों के पीछे पेन है, राइट साइड में एब्डोमेन में पेन है, तो ये डेंजर साइन है। इसको वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू बोलते हैं, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना कि कौन सा सीज़न में कौन सा डिसीज़ आता है और अपने शहर में कौन सा चल रहा है। जैसे कोरोना का था, हाई ग्रेड फीवर के साथ में हमको उसको मॉनिटर करना था, हमने उसको रिलैक्स नहीं किया। वैसे डेंगू के लिए आपको 72 आवर्स के बाद में पेशेंट क्रैश होता है, तो हमको उसको इवेल्युएट करना है। हो सकता है हम उसका दूसरे तीसरे दिन ही डेंगू का टेस्ट करा देंगे। डेंगू अगर पॉजिटिव है तो हर 24 घंटे में या 12 घंटे में उसका CBC करेंगे, हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो एडमिशन एडवाइस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको वो भी देखना है, वार्निंग साइन में वो भी एक चीज़ आपको देखना है। इसके अलावा साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है क्या, ओरल म्यूकोसा बिल्कुल ड्राई है, आँखें एकदम संकन हो गई है, इसका मतलब बच्चा हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसमें भी एडमिशन लगते हैं। बहुत ज़्यादा एल्डरली है, उनको भी एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये उनमें इन्फेक्शन का साइन और सेप्सिस का साइन रह सकता है। वो लोग बहुत जल्दी से फीवर बिल्डअप नहीं करते, तो बहुत बार जो है कि फीवर लो ग्रेड भी रह सकता है, लेकिन अगर बाकी साइंस है सेप्सिस के तो आपको उनको एडमिट करना है। इसके अलावा अगर आपने बच्चे को किया, अगर उसके कहीं पे भी फाइंडिंग है, चेस्ट में फाइंडिंग है या फिर एब्डोमेन में फाइंडिंग दिखते हैं आपको, लीवर बड़ा है, स्प्लीन बड़ा है, और आपको ऐसा लगता है कि ये रूटीन इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, तो भी वो डेंजर साइन है। ऐसे बच्चे को आपको इवेल्युएट करना चाहिए। ये तो हमने सब फीवर के बारे में समझ लिया, लेकिन अभी डायग्नोसिस कैसे करना है। ओपीडी में पेशेंट आया तो बताना कैसे है कि इसको मॉनिटर करना है, इसको एंटीबायोटिक शुरू करना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि टाइप क्या है ना, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, रेड फ्लैग साइंस कुछ है क्या, हमारे शहर में एपिडेमिक्स कुछ चल रहे हैं क्या, कुछ लोकलाइजिंग साइंस है क्या एग्जामिनेशन पे, और इन्वेस्टिगेशन किसी किसी केसेस में लगता है। अब टिपिकली ओपीडी में जो पेशेंट कॉमनली क्या आते हैं कि जैसा हमने समझा था कि ये कंटिन्यूस फीवर में आएगा, साहब शाम तक के अच्छा था, अचानक से 102 बुखार आ गया, और तब से पैरासीटामोल देते हैं तो थोड़ा सा कम होता है, फिर वापस चढ़ जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा कम होता है खेलने लगता है, थोड़ा बहुत खा लेता है, पर उतना नहीं खा रहा जितना हमेशा खाता है, लेकिन उसको बुखार परसिस्टेंट है। पेशेंट आपके पास दूसरे या तीसरे दिन आता है। बहुत से पेरेंट थोड़े वरीड होते हैं तो पहले ही दिन आ जाते हैं। तो इसमें अगर आपको
रिलेटिव बोल रहे हैं कि सर सिर्फ बुखार है और कुछ भी सिम्टम्स नहीं, हल्की सी सर्दी जैसा है लेकिन बाकी कुछ भी नहीं है, और बुखार कम होने के बाद बच्चा खेलता है, खाता है, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। पहले दिन में उसको एंटीबायोटिक डालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वेट कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर 2 दिन से ज़्यादा बुखार रहता है देन आप उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ में आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बाद में थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया क्या, कहीं कुछ फोड़े वोड़े दिखते हैं क्या, कोई रैश आ गई क्या, तो आप डायग्नोसिस तक पहुंच सकेंगे। पहले दिन पे उस पर एंटीबायोटिक मत डालो। उसको फिर क्या देना है, फिर उसको बोलना है कि पैरासीटामॉल दो। वो बोलेंगे साहब पैरासीटामॉल दे के तो बुखार कम ही नहीं होता, आप और कोई दवाई दो। लेकिन जो बाकी दवाइयाँ हैं, मिफेनामिक एसिड है, आइबुजेसिक है, ये बुखार को दबाती है, ये उसको ठीक नहीं करने वाली है। हमको समझना है कि बुखार एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। और इसके कारण से अगर आपने आइबुजेसिक दिया या फिर आपने मेफ्टल दिया तो बहुत बार क्या होता है कि जो एसिडिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चा जो थोड़ा बड़ा खा रहा रहता है वो भी बंद कर देता है। बहुत से वायरल डिसीज़ में ये रेस सिंड्रोम का भी कारण बनता है, जिसमें हेपेटाइटिस और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यूजुअली हम लोग रेकमेंड नहीं करते, हम बोलते हैं कि आप पैरासीटामॉल दो। आइबुजेसिक, मेफेनामिक एसिड ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन के लिए अच्छा है। किसी को चोट लग गई या फिर कुछ बहुत ज़्यादा दर्द है, वैसे कंडीशन में आप उसको दे सकते हैं, लेकिन रूटीन इसको हम अवॉइड करते हैं पैरासीटामॉल। उनको समझा दो लेकिन कि अभी ये वायरल के जैसा लग रहा है, लेकिन अगर 2 दिन में नहीं गया या नए कोई लक्षण आ गए तो आपको देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और उस हिसाब से हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और वार्निंग साइन समझा के रख देना कि कब आना है। आपको रिलेटिव को बोल सकते हैं कि हाँ अभी इसका वायरल के जैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा होगा, 2 दिन बुखार रहने ही वाला है। आपको आपके मन की तैयारी रखनी है कि हाँ 2 दिन बच्चे को बुखार रहेगा, 6-6 घंटे में पैरासीटामॉल दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ी उससे कम नहीं हो रहा तो कोल्ड स्पंजिंग करना है। कोल्ड स्पंजिंग में बच्चे को अच्छे से सादे पानी से पोंछ के निकालना है, ठंडे पानी से पोंछना नहीं है, ठंडे पानी से स्पंजिंग नहीं करना है। सो सादे पानी से स्पंजिंग करते हुए खास करके बगल में, जांघों में, पीठ पे, पेट पे और हाथ पैरों पे अच्छे से उसको करना है। और बहुत से इसमें बच्चों को ठंड अगर लगती है तो आप उसको कॉटन का कुछ ओढ़ने के लिए दीजिए। आपने अगर ब्लैंकेट दे दिया तो वो ट्रैप हो जाएगा फीवर और फिर से बुखार जो है बच्चे का वो बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ हमको समझना है। फिर ये 2 दिन के बाद में अगर बुखार कम हो गया तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है ना, मतलब ये वायरल था, अपना डायग्नोसिस बराबर था। जाते जैसे हमने समझा था कि थोड़ा सा एक स्पाइक 100 या 100.3 100.4 का आ सकता है, उसके बाद में भी फॉलो करिए। यहाँ पे भी एंटीबायोटिक डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने वेट कर दिया कि हाँ ये नॉर्मल हो रहा है तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, फिर उनको बोल दीजिए कि वायरल था, ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी ये बुखार थोड़ा सा कम होकर बढ़ जाता है और फिर ये जो डिप है ये बायमोडल है, मतलब बुखार था, कुछ दिन रहा, कम हो गया और बढ़ गया। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये पेशेंट देख रहे हैं तो ये डेंगू हो सकता है ना। और यहाँ पे जैसे ही फीवर कम होता है कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। बच्चे का या पेशेंट का हेमाटोक्रिट बढ़ने लगता है, उसका बीपी कम होने लगता है, वो शॉक में जा सकता है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इफ्यूजन्स आ सकते हैं। तो ये वार्निंग साइन है। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि साहब 2 दिन बाद भी, 3 दिन बाद भी बुखार रह रहा है तो उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है। अगर आप उसमें आप सीबीसी कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो सीआरपी कर सकते हैं 1 साल के नीचे का, उसकी यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ फोकस नहीं दिख रहा है तो आपको इस कंडीशन में फिर ब्लड टेस्ट कर लेने चाहिए। और अगर उसके साथ एसोसिएटेड कुछ भी रेड फ्लैग साइंस आते हैं, खा नहीं रहा है या फिर चेस्ट में फाइंडिंग है या हिपेटोस्प्लीनोमेगाली है या फिर अल्टर्ड सेंसोरियम में है, तो आपको उसको किसी सीनियर को दिखाना है या फिर उसको इवेल्युएट करने के लिए एडमिट भी करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा बच्चे के या पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन फीवर रहा, कम हुआ, फिर से बढ़ गया तो ये डेंजर साइन है। या फिर ये कम ही नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है, तो भी ये डेंजर साइन है। फिर वो आपको उसको इवेल्युएशन लगेगा। तो ऐसा कौन से फीवर रहते जिसमें कहीं पे कुछ दिखता नहीं लेकिन बुखार रह सकता है, उसमें से एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बच्चों में कॉमन है। बड़ों में फिर वो बाद में जाके 14 दिन वाला टाइफाइड और बाकी सारी चीज़ें भी निकल सकती है। लेकिन अगर मोर देन 3 डेज है, बेटर टू गेट इवेल्युएटेड। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 3 दिन के बाद ही विडाल कर देते। विडाल नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है और उसमें वो पॉजिटिव वैसे भी 7 दिन के पहले इवेल्युएशन का रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पे भी आपको सिम्टम्स देख के, एसोसिएटेड सिम्टम्स देख के आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर किसी के गले में टॉन्सिल्स दिखते हैं और वो रेड है, इन्फ्लेम दिख रहे हैं कि ये कंजेस्टेड है, तो हो सकता है मैं डे 2 पे ही उसको एंटीबायोटिक डाल दूंगा। दिख रहा है कि ये डेंजर एरिया ऑफ फेस है और इसमें इम्पिडिगो है,
दिख रहा है वो हनी क्रस्ट लीजन है और मालूम है कि ये स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है, तो आप तुरंत एंटीबायोटिक वहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर आपको 3 दिन राह देखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्वियस कोई ऐसा पुस्टुल या फिर ऐसा फरंकल है और दिख रहा है कि इसके कारण से बुखार आ सकता है, तो आप उसमें ऐड कीजिए। या फिर कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे को पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है, नोन केस ऑफ रिकरेंट यूटिया है, उसका यूरिन टेस्ट करवा लो तुरंत। पस सेल्स है तो एंटीबायोटिक उसमें ऐड कर दो, उसको इवेल्युएट करना है कि वेज एब्डोमेन करना है क्या, वो देख लो। तो ये कंडीशन हमको बेबी के सिम्टम्स के हिसाब से भी करनी है। या फिर बहुत बार क्या होता है कि दूसरे तीसरे दिन रैशेज आ जाती है। रैशेज बहुत ही टिपिकल होती है, दिखता है वायरिसेला है, दिखता है ये मिजल्स के जैसा है। फीवर विथ रैश के ऊपर एक अलग से लेक्चर लेंगे, तो उसमें हमको दिख रहा है कि हाँ इसको रैशेज आ रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, हैंड फुट माउथ डिसीज है, इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, तो उसमें क्यों देना है। तो आपको डायग्नोसिस समझ के उसके हिसाब से देना है। और हमने ऐसा समझा कि एपिडेमिक भी देखना है। बहुत बार मालूम रहता है कि इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक चल रहा है, देख लो बच्चे को, इवेल्युएट करो। अगर उसको वैक्सीनेटेड चाइल्ड है, जस्ट फीवर आया है, बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है, हल्की सी सर्दी है, उसको ऑब्जर्व करो। आपको ऐसा लगता है तो उसको फॉलोअप के लिए बोलो। लेकिन अगर समझो वैक्सीनेटेड नहीं है और डेंजर साइंस आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है कि थोड़ा टकिपनिक हो रहा है, डिस्ट्रेस आ रहा है, उसको एडमिट कर लो, क्योंकि उसको फिर आपको एंटीवायरल देने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये एपिडेमिक का नॉलेज अपने जो लोकल एरिया में क्या चल रहा है इसको समझना ज़रूरी है। लोकलाइजिंग साइंस क्या होता है, जैसा हमने समझा कि टॉन्सिल्स दिख रहे हैं, या फिर आपने देखा कि तीसरे चौथे दिन ही बच्चे को बुखार है और आपने देखा कि उसको स्प्लीन पाल्पेबल हो रहा है, देन यू नीड टू इवेल्युएट दिस चाइल्ड। हो सकता है उसको आगे चल के एंटेरिक में आए या फिर और कोई डिसीज़ आए। तो हिपेटोस्प्लिनोमेगाली अगर आपका फॉलोअप का पेशेंट है, आपको मालूम है कि इसको पहले स्प्लीन पाल्पेबल नहीं था, अभी स्प्लीन पाल्पेबल हो गया, तो यू शुड कंसिडर कि हाँ इसको टाइफाइड या बाकी डिसीज़ हो सकते हैं, उसमें आपको इवेल्युएशन लगेगा। और कोई लोकलाइजिंग साइन में हमने देखा कि कहीं पे एब्सेस दिख रहा है, या फिर आपने पाल्पेट किया तो पेन इन एब्डोमेन बोल रहा था, आपने पाल्पेट किया तो वहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है कि टेंडरनेस है, तो हो सकता है वो अपेंडिसाइटिस हो या इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस हो। या फिर आपको कुछ साइंस दिख रहे, कंजंक्टिवल कंजेशन है, थोड़े से लिम्फ नोड्स है, नेल्स के इसमें थोड़े से ये छिलटे निकल रहे हैं, है ना, तो हमको समझ लेने का कि बाबा ये कावासाकी हो सकता है। तो ये डिसीज़ के बारे में आपको जानकारी तो चाहिए ही, लेकिन अगर आप एक प्राइमरी फिजिशियन है, पेरीफेरी में बैठे हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा बुखार कंट्रोल में है, तो एक सीनियर का ओपिनियन ले लीजिए। 2 दिन का जो फीवर है उसमें अगर रेड फ्लैग साइन नहीं है, बच्चा खेल रहा है, खा पी रहा है, भले ही थोड़ा सा कम खा रहा है लेकिन अदरवाइज ठीक है, तो आप उसमें एंटीबायोटिक दिए बगैर वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एंटीबायोटिक का इंडिकेशन है तो एंटीबायोटिक को रोकना नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट पे ये फिक्स बैठेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट पे ये हमारा प्रिडिक्शन ठीक बैठता है। किसी पेशेंट में कौन सा पेशेंट 14 दिन से ज़्यादा बुखार रहेगा, कौन सा पेशेंट नहीं रहेगा, वो हम पहले से नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इसको अगर इस तरीके से फॉलोअप किया तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमको डायग्नोस्टिक क्लू देगा, और किसको रेफ़र करना है, किसको ऑब्जर्व करना है, वो भी हमको गाइड करेगा।